BSc Part 2, Paper 2. I'm Dr. Neetu Mathur, and in continuation with the physiology of respiration. Respiration या श्वसन की कार्य की के कोई कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं, अभी तक हमने देखा कि क्या होता है श्वसन की क्या कितने प्रकार का होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजिकल रेस्पिरेशन क्या होता है, यह भी हमने देखा. नाउ नेजल हमने देखा कि दो तरह के भाग होते हैं, एक होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी सीट. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसका सब पहला भाग है वो है नेजल कैविटी, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो है फेरिंग्स. नेजल कैविटी तक लास्ट लेक्चर में हमने देखा. नाउ फेरिंग्स या ग्रसनी. फेरिंग्स जो होती है उसको हम थ्रोट बोलते हैं. हमारे जो थ्रोट है जो कि स्कल के बेस से चलकर और छठी जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है कपाल तंत्रिका जो होती है चलता है, ये फेरिंग्स ऐसा मार्ग है जो कि श्वसन वाला मार्ग भी है और डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट भी है, क्योंकि ये बिल्कुल मुख गुहा के नीचे उपस्थित होता है. और नेजल कैविटी जो होती है वो यहीं पे खुलती है और फूड भी ओरल कैविटी के अंदर ही आता है. इसके हम तीन भाग जानते हैं. फेरिंग्स को तीन भागों में हम बांटते हैं. नेजोफेरिंग्स नेजल कैविटी का जो के पीछे का जो भाग होता है उसको हम नेजल कैविटी कहते हैं, और उसके जो लेटरल वॉल्स हैं उनमें ऑडिटरी ट्यूब्स होती हैं जो कि नाक नेजोफेरिंग से चालू होकर स्टार्ट होकर मिडिल ईयर तक पहुंचती हैं. ठीक है. और इसी के पीछे जो पोस्टीरियर वॉल जो नेजोफेरिंग्स की होती है उसको नेजोफेरिंजियल टॉन्सिल्स बोलते हैं, क्योंकि वो जो छोटे बच्चे होते हैं 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें यही जो टॉन्सिल्स होते हैं ये स्वेल हो जाते हैं, एडिनॉइड्स जैसे एनलार्ज हो जाते हैं. तो फेरिंग्स का पहला पार्ट है नेजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स जो कि ओरल कैविटी के पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है, और लिम्फॉइड टिश्यू यहीं पर उपस्थित होते हैं इसके लेटरल वॉल में, जिनको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं. देखिए ये नेजोफेरिंग्स है. नेजोफेरिंग्स बिल्कुल नेजल कैविटी के पीछे वाला जो ये भाग है नेजोफेरिंग्स वाला, उसके पीछे ओरल कैविटी के जो पीछे पोर्शन है वो कहलाता है ओरोफेरिंग्स. और उसके नीचे जो सबसे नीचे वाला पार्ट है फेरिंग्स का जो कि लैरिंग्स के लोअर मार्जिन तक पहुंचता है उसको हम बोलते हैं लैरिंजोफेरिंग्स. यानी कि ग्रसनी को हम तीन भागों में बांटते हैं, फेरिंग्स को हम तीन भागों में बांटते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियोफेरिंग्स. तो जो नासा जो चैम्बर था, नेजल चैम्बर जो था, वहाँ से नेजल पैसेज जो था वहाँ से जो हवा आई है वो अपर पार्ट ऑफ द फेरिंग्स में आती है, थ्रोट में आती है, और एयर को पास करती है लोअर पार्ट पे. उस तरह से फ्लूइड भी जो है वो यहाँ से पास होते हैं. जो फेरिंजियल, पैलेटाइन और लिंगुअल टॉन्सिल्स होते हैं वो फेरिंग्स वाले रीजन में ही उपस्थित होते हैं, और इस एक रिंग के ऊपर रूप में उपस्थित होते हैं जिनको हम बोलते हैं वॉल्डेयर्स रिंग. तो ये एक ग्रसनी का भाग है जिसके ये तीनों इंपॉर्टेंट पोर्शंस होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लैरिंजियोफेरिंग्स. और जो टॉन्सिल्स जिनको हम बोलते हैं वो यहीं पे उपस्थित होते हैं. नेजोफेरिंग्स में एडिनॉइड्स जो छोटे बच्चों में होते हैं, और ओरोफेरिंग्स के अंदर जो कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू हो जाता है गले के अंदर, ओरोफेरिंग्स के अंदर वो टॉन्सिल्स होते हैं. फिर जो अगला भाग होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स. लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, स्वर जिससे निकलता है, और ग्लॉटिस भी कहलाता है. अब ये ऊपर की तरफ जो होता है पैसेज में होता है एयर का, फेरिंग्स ऊपर की तरफ और ट्रेकिया नीचे की तरफ. हम देखा कि वो एक ही पैसेज होता है फेरिंग्स और ट्रेकिया का. तो ये जो लैरिंग्स होता है उसको हम तीन सेक्शन में बांटते हैं, सब लैरिंग्स, लैरिंग्स और सुप्रा लैरिंग्स. और नवा जो कार्टिलेज होता है, 9 कार्टिलेजेस इसके अंदर होते हैं जो एक दूसरे से मसल्स और लिगामेंट्स से जुड़े हुए रहते हैं. लैरिंग्स का मुख्य कार्य जो है वो साउंड प्रोडक्शन का है, स्पीच का है. यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं वो पास में प्रेजेंट होती हैं, उनमें से एयर पास होती है, और फिर एयर जो पास होती है इन वोकल लिगामेंट्स के बीच में से, और उसी से हमारे आवाज़ जो है वो निकलती है. दिस इज लैरिंग्स. एक इम्पॉर्टेंट बात यह है
कि जो इसमें फॉल्स ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो है वो तो हमारी आवाज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी उपस्थित होते हैं जिनका वॉइस प्रोडक्शन में कोई इम्पॉर्टेंट रोल नहीं होता है, लेकिन ये जब हम भोजन करते हैं तो ये लैरिंग्स को कट ऑफ कर देता है वहाँ से, ताकि जो खाना है वो श्वास नली में न जाए, ट्रेकिया को एसोफेगस से अलग कर। जो प्यूबर्टी के टाइम में मेल्स में ये जो लैरिंग्स वाला पोर्शन होता है लार्ज हो जाता है, इसको एडक्ट पैटर्न बोलते हैं। लैरिंग्स के अंदर जो कार्टिलेजेस होते हैं वो थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड कार्टिलेज, एरिटेनॉइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस। इसमें ये कार्टिलेजेस है, थायराइड कार्टिलेज, ये साइड्स वाले थायराइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड उसके नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज, फिर नीचे ट्रेकियल कार्टिलेज। ये कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है, इस तरह से इसके अंदर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ऊपर। जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो लैरिंग्स के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, एंड जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं, वास्तविक जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो फाइब्रो इलास्टिक होते हैं, उनमें इलास्टिसिटी होती है, फाइब्रस होते हैं। वो इनर वॉल ऑफ थायराइड के से लेकर एरिटेनॉइड कार्टिलेज तक चलते हैं, और जो मसल्स होती हैं वो कॉर्ड्स के टेंशन को कंट्रोल करती हैं कि उसको तन्यता को कितना खींचना है उसको कंट्रोल करती हैं। जब ये जो मसल्स हैं जो कि वोकल कॉर्ड से अटैच्ड हैं, ये देखिए, ये दीज आर द मसल्स विच आर वोकल लिगामेंट्स, दीज आर वोकल लिगामेंट्स, यहाँ पर ये वोकल लिगामेंट्स है, इनके खिंचने पर ही ये पैसेज बीच का जो है वो पैसेज खुलता है। इस पैसेज का कितना खुलना है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि मसल्स जो है वो किस तरह से कितनी कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। सो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो वो वोकल कॉर्ड्स को पुल करती हैं, है ना। वोकल कॉर्ड्स को एक साथ पुल करने से उनके बीच में जो गैप होता है उसको नैरो करती है, एक होल बनता है वो ग्लॉटिस में, और फिर इस पीप होल में से हवा निकलती है, और जैसे ही हवा इस पीप होल में से निकलती है तो फिर कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है और आवाज़ प्रोड्यूस होती है। जैसे मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होती है तो एक पीप होल बना देती है, जो वोकल ये जो मसल्स है दोनों साइड्स में, इनके कॉन्ट्रैक्शन से सिकुड़ने से बीच में जगह बनती है पीप होल, और एपिग्लॉटिस से जो हवा आ रही है वो इस पीप होल में से निकलती है होकर, और इसी पीप होल में से जब वो आवाज़ निकलती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। और जब ये मसल्स रिलैक्स होती हैं तो कॉर्ड्स सेपरेट हो जाती है, मूव्स अपार्ट, कॉर्ड्स आर सेपरेटेड और साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। नाउ द साउंड ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ साउंड, जो पिच होती है, हमारी आवाज़ की जो पिच होती है वो डिपेंड करती है वोकल कॉर्ड जो है वो कितने टाइट हैं या वो कितने लेंथ है। जैसे कि मेल्स के अंदर वो लॉन्गर होते हैं वोकल कॉर्ड, आवाज़ भारी होती है। लाउडनेस जो है, आवाज़ हम कितनी ज़ोर से बोल रहे हैं, वो डिपेंड करता है किस फोर्स से अपन वोकल कॉर्ड्स को वाइब्रेट करते हैं। और जो क्वालिटी और रेजोनेंस होती है आवाज़ की वो डिपेंड करती है हमारे मुंह की शेप की, हमारे ज़ुबान की या जिह्वा की पोजीशन की, लिप्स की, हमारे जो मुंह के मसल्स हैं, फेशियल मसल्स हैं उनकी, और जो हमारे साइनसेस हैं नाक के अंदर और फेशियल बोन्स में, जो साइनसेस होते हैं फेशियल बोन में, उनमें जो एयर स्पेसेस होती हैं वो किस तरह कितनी बड़ी हैं, किस तरह से फिल्ड हैं, हर व्यक्ति में अलग होती हैं, इसलिए हम जो साउंड होती है वो सबकी अलग अलग होती है। द फोर्थ पोर्शन of the respiratory duct is trachea. ट्रेकिया जो होती है उसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ये मेन एयरवे है जो कि लंग्स तक एयर को पहुंचाता है। वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई में टूटता है। उसकी ट्रेकियल वॉल के अंदर हाइलिन की कार्टिलेज होती हैं जो सी शेप्ड की होती हैं और वो उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। ट्रेकिया की जो लाइनिंग है वो सीलिएटेड सूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की बनी होती हैं, पक्षमाभि की है होती हैं, जो नेज़ल कैविटी में होती है, नेज़ोफैरिंक्स में होती हैं, उसी तरह की होती हैं इसकी मेम्ब्रेन। इसमें गोबलेट कोशिकाएं उपस्थित होती हैं जो श्लेष्मा का स्रावन करती हैं। यही श्लेष्मा ट्रेकिया में से गुजरने वाली हवा में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और पार्टिकल्स को स्वेलो कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज ट्रेकिया। इस ट्रेकिया के अंदर ये सी शेप्ड के कार्टिलेजिनस अरेंजमेंट है जो कि इसको सिकुड़ने से बचाता है। ये ट्रेकिया है, ये पूरा दिस इज ट्रेकिया। लैरिंक्स के बाद में ट्रेकिया। नाउ ट्रेकिया के बाद में ब्रोंकाई, ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। तो पांचवी थोरेसिक वर्टिब्रे के अंदर जो में राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में वो डिवाइड हो जाता है ट्रेकिया।
और फिर छोटा छोटा एयरवेज पासेज वे बनाता है और अल्टीमेटली एल्वेलाई में खुलता है। तो प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर तो अरेंजमेंट वैसा ही होता है जैसा ट्रेकियो में होता है, और ब्रोंकियल ट्री में वो ब्रांच होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो ब्रांचेस बढ़ती जाती हैं वैसे वैसे हाइलैंड कार्टिलेज डिस्टर्ब हो जाता है और स्मूथ मसल्स बढ़ती जाती है। और जो म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है, जो कि श्लेष्मा की झिल्ली होती है, वो भी सीलिएटेड से होती हुई सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में परिवर्तित हो जाती है। सीलिएटेड होती है आरंभ में, यहाँ देखिए ये ब्रांचेज होती है, ये जो ब्रोंकाई है प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये तो ट्रेकिया कि जैसे ही होती है इनमें भी कार्टिलेज होता है। लेकिन जैसे जैसे ये और ब्रांचेस बढ़ती हैं वैसे वैसे ब्रांचेस के बढ़ने के साथ ही इनमें जो कार्टिलेज है वो कम होता चला जाता है। और यहाँ में देखा जो गोबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस का स्रावन करती हैं वो परिवर्तित हो जाती है, सिंपल सेल्स में परिवर्तित होती चली जाती है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती है वैसे वैसे कार्टिलेज कम होता जाता है और म्यूकस की सेल्स भी इनमें कम होती जाती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम बचती है इस तरह से। तो ये प्राइमरी और ब्रोंकियल ट्री लंग्स, इस तरह से ये पूरा एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है। लंग्स में ये समाप्त होती है। दो लंग्स के दो पार्ट्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनके अंदर ब्रोंकियल ट्री का सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लंग्स स्पॉन्जी और सॉफ्ट होते हैं क्योंकि उनके अंदर ज़्यादातर एल्वियोलाई या कुटिकाएँ हैं जो एयर जिनके अंदर भरी हुई रहती है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू इनमें प्रेजेंट होते हैं। एक दूसरे से ये अलग होते हैं मीडियस्टीनम से, इसके अंदर हार्ट उपस्थित होता है। और लंग्स जो अटैच रहते हैं उस पोर्शन को हम हाइलम बोलते हैं। एंड दिस इज़ वेयर द ब्रोंकाई, ब्लड वेसल, लिम्फेटिक एंड नर्व एंटर्स द लंग। हाइलम ही ऐसी जगह है जहाँ से ये सारी वेसल्स लंग्स में एंटर करती हैं। राइट वाला जो लंग होता है वो शॉर्टर होता है, ब्रॉडर होता है, छोटा और चौड़ा होता है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है देन द लेफ्ट लंग। It is divided into 3 lobes and each lobe is supplied by one of the secondary bronchi. Bronchi जो पार्ट है, हर पार्ट के अंदर ये सेकेंडरी ब्रोंकाई जो है, ये हर पार्ट के अंदर सेकेंडरी ब्रोंकाई उपस्थित होता है। प्लूरा जो है वो लंग जो है डबल लेयर्ड सिरस मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा से घिरा हुआ रहता है। विस्लर प्लूरा जो है वो तो लंग से बिल्कुल टाइटली अटैच्ड रहता है द हाइलम में। लेकिन पैराइटल प्लूरा जो होता है वो थोरेक्स की वॉल को कवर करता है। तो विसरल प्लूरा बिल्कुल लंग्स के टाइट होता है और पैराइटल प्लूरा उससे ऊपर, और दोनों के बीच में जो स्पेस होती, कैविटी होती है, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता है जो प्लूरा प्रोड्यूस करती है। यही फ्लूइड ल्यूब्रिकेंट के जैसे काम करता है और दोनों ही लेयर जो विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा है उनके फ्रिक्शन को कम करता है, उसके घर्षण को कम करता है। देखिए इस तरह से ब्रांचिंग होती है। हमने देखा टर्मिनल ब्रैंकियोल है, ट्रेकिया प्राइमरी ब्रोंकाई में टिकता है, प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई, और टर्शियरी ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल के अंदर डिवीजन हो जाता है। जो ब्रोंकियोल है वो टर्मिनी ब्रोंकियोल्स में परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन अभी हम जब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिंग ट्यूब की बात करते हैं, एयर पैसेज की बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक पूरा जो पैसेज है उसको कवर करती है। तो हमने देखा कि किस तरह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके 2 भागों में हमने उसको बांटा, और उन्हीं 2 भागों में से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोर्शन है, दिस इज ये जो पोर्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी डक्ट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी रेस्पिरेटरी सीट। थैंक यू।